हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कैथोड रेज के साथ। कैथोड रेज आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, बट उसी के साथ स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपिक यहाँ पे कैथोड रेज के बारे में हम लोग जानते हैं कि थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 to 15 किलो वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एंड प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 0.1 millimeter of mercury, the rays known as cathode rays are emitted from the cathode. These rays are independent of nature of the gas in the discharge tube and their direction of propagation is not affected by the position of the anode. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब किसी कैथोड रे या डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पोटेंशियल जो होता है वो 10 to 15 किलो वोल्ट कर देते हैं और प्रेशर को रिड्यूस करके 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के आसपास रखते हैं, तो उस केस में कैथोड जो होती है, कैथोड रेज इमिट होती हैं। और कहाँ से? कैथोड से। और ये रे क्या होती हैं? दीज रे आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये रेज जो होती हैं वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस फील्ड है उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। एंड देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द पोजीशन ऑफ द एनोड। और एनोड जो है उसके रहने से इनके डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो ये रेज, इन्हीं रेज को, जो कि ये रेज यहाँ पे आती है, इसी को बोलते हैं कैथोड रेज। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की। तो यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज़ में है, सो कैथोड रेज हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट है कैथोड रेज ट्रेवल अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट शार्प शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। तो कैथोड रे कहाँ चलती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है पहले तो, और अगर इनके पास में कोई ऑब्जेक्ट हो तो शार्प शैडो फॉर्म करती है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड देखें, कैथोड रेज आर शॉट आउट नॉर्मली फ्रॉम सरफेस ऑफ द कैथोड। ठीक है, तो कैथोड रेज कहाँ है? जो कैथोड के सरफेस से निकलती हैं और नॉर्मल डायरेक्शन में, मतलब कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। थर्ड है द डायरेक्शन ऑफ द कैथोड रे इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द पोजीशन ऑफ द एनोड। तो कैथोड रेज जो है उनकी डायरेक्शन एनोड के पोजीशन की वजह से इफ़ेक्ट नहीं होती है। आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट, द कैथोड रेज एक्सर्ट मैकेनिकल प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैथोड रेज मैकेनिकल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। फिफ्थ, कैथोड रेज प्रोड्यूस्ड हीट व्हेन दे फॉल अपॉन द मैटर। तो अगर कोई सरफेस है इस पर कैथोड रे इंसिडेंट होती है तो ये हीट प्रोड्यूस करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखें यहाँ पे ये 2 पॉइंट, कैथोड रेज मैकेनिकल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये सरफेस है, इस पर कैथोड रेज अगर आती हैं तो यहाँ पे इस सरफेस पे प्रेशर लगता है, और दूसरा ये हीट भी, इस सरफेस को हीट भी कर देते हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए 6th पॉइंट है, द कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो कैथोड रेज जो हैं वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती हैं। तो ये इस बात को प्रूव करता है कि कैथोड रेज क्या है? चार्ज होती हैं, इस पर चार्ज होगा तभी ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। सेवेंथ पॉइंट है, व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक अ गोल्ड टारगेट विद हाई एटॉमिक वेट सच एज टंगस्टन। एक बार फिर से देखते हैं पॉइंट 7 को थोड़ा सा ध्यान से। व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक अ सॉलिड टारगेट ऑफ हाई एटॉमिक वेट लाइक टंगस्टन दे प्रोड्यूस हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन कॉल्ड एक्स रेज। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई टंगस्टन का टारगेट है, इसके ऊपर यहाँ से कैथोड रेज जब इंसिडेंट होती हैं तो इसके अंदर से एक दूसरे टाइप की रेज निकलती हैं जिसको बोलते हैं एक्स रेज। ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइज होती हैं और बहुत ही पेनिट्रेटिंग पावर हाई होता है इसका, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स रेज। ठीक है, देखते हैं पॉइंट नंबर 8, कैथोड रेज आयनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। तो कैथोड रेज जिस गैस के अंदर से पास करती हैं उनको आयनाइज करती हैं। मतलब कहने का है कि
उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर निकाल देती हैं, जिससे आयंस और इलेक्ट्रॉन का मिक्सचर बनता है। नेक्स्ट है कैथोड रेज कैन एक्साइट फ्लोरोसेंस। तो कैथोड रेज फ्लोरोसेंस क्रिएट कर सकते हैं। 10th कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस केमिकल चेंजेस। तो कैथोड रेज की वजह से केमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। 7th कैथोड रेज कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन शीट ऑफ मैटर विदाउट पंक्चरिंग देम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैथोड रेज जो होती है बिना किसी डैमेज इसको क्रॉस करके बाहर निकल सकती है। नेक्स्ट है कैथोड रेज आर फाउंड टू हैव वेलोसिटी अप टू 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो कई बार कैथोड रेज की वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, c/10 के आसपास। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही हाई स्पीड है ये। तो ये सभी हैं कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैथोड रे क्या होते हैं, कैथोड रे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैथोड रे चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एनोड के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती हैं। ये इसकी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, उस पर प्रेशर लगाती हैं और हीट भी जनरेट करती हैं। तो ये सभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कैथोड रेज की, जो आपके प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। बट इस चैप्टर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो हम इधर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। इसके बारे में ये क्या चीज़ है, फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स क्या होता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एटम का बहुत ही फंडामेंटल पार्ट है, कंस्टिट्यूएंट जिसको बोल रहे हैं। अ मेटल कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच मूव्स अबाउट फ्रीली थ्रू द एटॉमिक स्पेसेस। तो जो मेटल है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मेटल के अंदर यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं, और इनका मोशन जो होता है वो रैंडम फैशन होता है, मतलब कि फिक्स नहीं होता है ये किधर जा रहे हैं, कहीं भी जा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ये रैंडम होता है। बट एज सुन एज इलेक्ट्रॉन लीव्स द मेटल इमीडिएटली एन इक्वल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस। और जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल जाता है, स्केप आउट हो जाता है, लीव कर जाता है, उस मेटल के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। As a result, the electron is pulled back into the metal and hence remains confined to it. इसका मतलब यही है कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई सरफेस है, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, ये जैसे ही बाहर निकलेगा ये सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा। और इस तरीके से ये जो सरफेस है, इस सरफेस को छोड़ के इलेक्ट्रॉन कभी भी दूर नहीं जाता है, ठीक है। क्योंकि जैसे ये सरफेस से बाहर निकलता है, सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन को अगेन अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं द पुल ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट द सरफेस इज़ फाउंड टू बी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मेटल सरफेस एंड इट्स डिस्क्राइब्ड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को देख सकते हैं और इसी को कहते हैं वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे वर्क फंक्शन को अगर आप समझना चाहें तो आगे चलते हैं हम लोग। तो एक बार यहाँ पे फिर से देख सकते हैं द पुल ऑन द इलेक्ट्रॉन एट द सरफेस इज़ फाउंड टू डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मेटल सरफेस एंड इज़ डिस्क्राइब्ड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो इसी चीज़ को एक फिज़िकल क्वांटिटी की हेल्प से कैरेक्टराइज किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। तो चलिए देखते हैं वर्क फंक्शन क्या है। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक है वर्क फंक्शन, ठीक है। तो वर्क फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन है द मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन सो दैट इट कैन जस्ट कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस इज़ कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो जैसे कि मान लीजिए कोई मेटल है और इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
इसको एनर्जी दिया आपने तो ये बाहर निकलता है इलेक्ट्रॉन। हो सकता है कि नहीं भी निकले, बट अगर अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले तो ये ज़रूर बाहर निकल जाएगा। तो मिनिमम जितनी एनर्जी से कोई इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाता है उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है वर्क फंक्शन। द मिनिमम एनर्जी must be supplied to electrons so that it can just come out of the metal surface is called the work function of the metal। ठीक है, the process is called electron emission and may be achieved in the following ways। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन एंड इट कैन बी अचीव्ड इन फॉलोइंग वे। इसको फॉलोइंग तरीके से ऐसा किया जा सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकाला जा सकता है। तो देखते हैं कि कौन कौन से वो तरीके हैं, कौन कौन से वेज हैं जिससे उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट है थर्मो आयनिक इमिशन, सेकेंड है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, थर्ड है सेकेंडरी इमिशन और फोर्थ है फील्ड इमिशन। ये 4 तरीके होते हैं। इनमें से हमको क्या पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, बट हमको थोड़ा सा इसकी भी ज़रूरत होगी थर्मो आयनिक इमिशन की, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि थर्मो आयनिक इमिशन क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले चीज़ों को बेसिक से चलते हैं और फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए ये है थर्मो आयनिक एमिशन। डिफिनीशन क्या है, इन दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन द एडिशनल एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट। द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज थर्मो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि थर्मो आयनिक इमिशन जो है उसमें क्या किया जाता है, उसमें एक सरफेस होगा जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालना है बाहर। तो उस सरफेस को क्या करते हैं, उस सरफेस को हीट किया जाता है। हीट करने से सरफेस को मिलती है एनर्जी। इस एनर्जी को जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। जब उसकी एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो वो सरफेस को छोड़ के स्केप आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग थर्मो आयनिक एमिशन। चलिए देखते हैं सेकेंड क्या है। तो सेकेंड जो एमिशन है वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो चलिए देख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन एडिशनल एनर्जी सप्लाइड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द एमिटेड इलेक्ट्रॉन आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए इसमें क्या होता है, होता क्या है बेसिकली कि जब ये कोई सरफेस है और इसमें इलेक्ट्रॉन है, अब जब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इसको सरफेस को एनर्जी देना होगा। अब अगर आप इसको हीट करके एनर्जी दे रहे हैं तो इसको कहेंगे हम लोग थर्मो आयनिक इमिशन। हीट करने से एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो थर्मो आयनिक इमिशन। दूसरा चांस क्या है, सेकेंड ऑप्शन ये है आपके पास कि इस सरफेस पे यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराएं, सनलाइट, और ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गए तो जो निकले इलेक्ट्रॉन बाहर उनको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि फ़ोटो मतलब लाइट की वजह से इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। लाइट फोटो को ही लाइट को ही फ़ोटो कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए दोनों ही प्रोसेस सेम है। दोनों ही प्रोसेस में क्या किया जा रहा है, एक सरफेस है, इसको एनर्जी प्रोवाइड कराया जा रहा है, बट एक केस में लाइट की हेल्प से, दूसरे में हीट करके। यही डिफरेंस है। तो हीट किया तो जो इलेक्ट्रॉन निकले वो थर्मो इलेक्ट्रॉन है और प्रोसेस हुआ थर्मो आयनिक इमिशन। लाइट देने की वजह से जो हुआ वो हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और जो इलेक्ट्रॉन हुए उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब एक डिफरेंट टाइप का इमिशन है, वो है सेकेंडरी इमिशन। चलिए देखते हैं सेकेंडरी इमिशन क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंडरी इमिशन इज द प्रोसेस इन विच द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन कोलिजन with the metal surface and knock out the electrons called secondary emission। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें होता है ये कि एक कोई सरफेस है ऐसे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इधर से चलते हैं और ये इस सरफेस पे कोलाइड करते हैं और सरफेस कोलिजन के बाद फिर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं।
तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग सेकेंडरी एमिशन। ये इसी प्रोसेस का यूज़ किया जाता है एक्सरे प्रोडक्शन में। ये सरफेस है, यहाँ से ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन आए, फिर इस सरफेस इस टारगेट के अंदर से इलेक्ट्रॉन कुछ निकल जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं सेकेंडरी एमिशन, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन बीम को कोलाइड कराया जाता है किसी सरफेस के ऊपर, और उसके बाद जो है वहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। ठीक है, इसी एमिशन का यूज़ किया जाता है इन प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। चलिए लास्ट देखते हैं। तो लास्ट है फील्ड एमिशन। तो देखिए फील्ड एमिशन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, ये सब बाउंडेड सिस्टम है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाता है। मान लो फील्ड लगा दिया गया, तो फोर्स पॉजिटिव चार्ज भी इधर लगेगा, नेगेटिव चार्ज भी इधर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा यहाँ से, तो इसी एमिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, इसी को कहते हैं फील्ड एमिशन। ठीक है, तो फील्ड एमिशन किसकी वजह से होता है, अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड की वजह से फील्ड एमिशन होता है। ठीक है, तो ये है एमिशन के कुछ टाइप्स। तो आप देख सकते हैं कि किसी सरफेस से अगर हमें इलेक्ट्रॉन को इमिट कराना है तो हमारे पास 4 टाइप के मेथड्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट है थर्मो आयनिक एमिशन, जब आप सरफेस को हीट करते हैं। सेकेंड है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जब सरफेस पे लाइट इंसिडेंट कराते हैं। थर्ड है सेकेंडरी एमिशन, जब किसी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट कराते हैं तो वहाँ से कोलिजन की वजह से कुछ और इलेक्ट्रॉन बीम बाहर निकलती है। और लास्ट फील्ड एमिशन, जिसमें यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड का। वैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के उस ऑब्जेक्ट को जो है, उस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकाल लिया जाता है, इसको कहते हैं फील्ड एमिशन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। यही मेन टॉपिक इस चैप्टर का है, डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसकी नोबेल प्राइज़ मिला था आइंस्टाइन को इसी एक्सप्लेनेशन के लिए। तो देखिए टॉपिक है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो डेफिनेटली इसमें फ़ोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, हमें इस चैप्टर में मैक्सिमम डिटेल की अगर हम बात करें तो हमें पढ़ना है फ़ोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फ़ोटो इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी फॉल अपॉन इट नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे कि ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे अगर हम सफिशिएंट एनर्जी की लाइट इंसिडेंट कराएं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं बाहर। इसी घटना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं उनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इनके पास एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जब सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और इस घटना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जितनी मिनिमम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है उस एनर्जी को कहते हैं इसका वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि सीजियम का कुछ और होगा, तो जितने भी डिफरेंट टाइप के मेटल्स होते हैं उन सभी के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है। तो चलिए देखते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या क्या चीज़ें, रिजल्ट में क्या क्या मिले थे जब इसको एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द apparatus consists of evacuated glass tube filled with 2 electrodes, the electrode E called emitting electrode and other electrode C called collecting electrode। तो एक्सपेरिमेंट एक ग्लास ऐसे होता है, इसमें वैक्यूम होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। एक होता है कैथोड या फिर इसको इमिटिंग
और दूसरे को सी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। बिना किसी सेल को यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, सेल नहीं यूज़ किया जाता है और इसको कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। फिर से देखिए ये है। तो ये देखिए इस तरीके का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। When suitable radiation is incident on E, electrons are ejected from it. ठीक है, the electrons which have sufficient kinetic energy reach the electrode C despite its negative polarity. The potential difference between the two electrodes acts as the retarding potential. ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है वो रिटार्डिंग पोटेंशियल जैसा बिहेव करता है। एज द कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड मेड मोर एंड मोर नेगेटिव, fewer and fewer electrons will reach on the cathode. तो देखिए अब आपको इसकी हेल्प से समझाते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। तो देखिए ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये एक ग्लास चैम्बर है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड है। ठीक है, यहाँ पे इसको इस तरीके से कनेक्ट किया गया है एक लाइट सोर्स की हेल्प से। यहाँ से जब ये लाइट इंसिडेंट होती है इस सरफेस पे, ठीक है, जब इस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की वजह से। क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, ये कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड सी तक पहुँच जाते हैं और फिर सर्किट में चलते हैं और इस सर्किट में करंट पास करती है। ठीक है, बट मान लीजिए कि इस वाले को नेगेटिव किया गया, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये बिगनिंग में थोड़ा कम, धीरे धीरे कम होते होते इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन का जाना बंद हो जाता है, क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, बट बिगनिंग में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ तक पहुँच जाते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस वाले कैथोड तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होती है। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, when a suitable radiation is incident on the electrode E, electrons are ejected from it, and the electrons which have sufficient kinetic energy reaches the electrode C, deposit its negative polarity. The potential difference between the two electrodes act as the retarding potential. As the collecting electrodes is made more and more negative, fewer and fewer electrons will reach to the cathode, and photoelectric current recorded by the ammeter will fall. In case of retarding potential equal to V naught, called the stopping potential, no electron will reach cathode and current will become zero. In such a case, the work done by the stopping potential is equal to the maximum kinetic energy of the electron, and that is equal to this part. EV देखिए हाफ mv², मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो EV0 के इक्वल हो जाती है इस केस में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ज़रूर याद रखें आप। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू वी नॉट, वेयर वी नॉट क्या है, तो वी नॉट ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है उसके बीच का ये गैप है, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, रिटार्डिंग पोटेंशियल भी यहाँ पे दिया गया इसको नेम। ठीक है,
तो अब इसके बाद हमको पढ़ना है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कैसे होता है, उनके कौन कौन सा लॉ है, इंटेंसिटी का उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इससे पहले कि हम इन चीज़ों के इफ़ेक्ट के बारे में जानें, हमें जानना चाहिए इंटेंसिटी और एनर्जी में क्या रिलेशन है लाइट की। ठीक है, तो देखिए लाइट की एनर्जी का बात करें तो हम लोग कहते हैं E=h/v, और ये एनर्जी है किसी भी एक फोटॉन की। ठीक है, तो किसी एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है उसी को कहते हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन। लेकिन इंटेंसिटी एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी अलग कॉन्सेप्ट है। इंटेंसिटी होता है टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर हम बात करें इंटेंसिटी का तो आई की वैल्यू आती है टोटल एनर्जी, मतलब अगर n फोटॉन इंसिडेंट हुए हैं, किसी फोटॉन की एनर्जी E है तो NE एरिया उस सरफेस का जिस पे इंसिडेंट हुआ है इनटू टाइम। तो ये है एनर्जी का कॉन्सेप्ट। वैसे इसको नंबर ऑफ़ फोटॉन के टर्म में समझते हैं। तो अगर हम बात करें कि किसी सोर्स से पर सेकेंड 1000 फोटॉन निकलते हैं, ठीक है, और इनकी एनर्जी E है, ठीक है, तो ये हो गई इसकी इंटेंसिटी। लेकिन किसी लाइट सोर्स से कितने भी फोटॉन निकलें, किसी एक फोटॉन की जो एनर्जी है किसी 1 फोटॉन की जो एनर्जी है उसी को हम लोग एनर्जी कहते हैं, जैसे कि E=h/v। ठीक है, तो इंटेंसिटी की अगर बात करें तो इंटेंसिटी है टोटल एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। और एनर्जी की सिर्फ बात करें तो एनर्जी E=h/v है। ये किसी एक फोटॉन की एनर्जी के बारे में बताता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि एनर्जी और इंटेंसिटी फोटॉन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में यहाँ पे डिटेल में बात होगी। जब भी आपको आई के बारे में पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा, आपको इमेजिन करना होगा नंबर ऑफ़ फोटॉन से रिलेटेड बातें, आपको नंबर ऑफ़ फोटॉन दिमाग में रखना होगा। और जब भी एनर्जी की बात होगी तो आपको h/v या फिर आप फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको ध्यान देना होगा। तो अगर आप इतना करेंगे तो आप चीज़ों को ईज़िली समझ पाएंगे। तो फिर से देखिए, इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ़ फोटॉन से होता है, नंबर ऑफ़ फोटॉन। और एनर्जी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन से इसका बात होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। तो आई होप कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ रही हैं कि इंटेंसिटी और एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करेंगे तो आप बात करेंगे नंबर ऑफ़ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इन यूनिट टाइम। और अगर आप बात करते हैं एनर्जी ऑफ लाइट की तो आप सबसे पहले इमेजिन करेंगे क्वांटम कॉन्सेप्ट को। उसके बाद आप आएंगे इस बात पे कि जो लाइट होती है वो क्वांटा के फॉर्म में चलती है, और किसी भी एक क्वांटा की जो एनर्जी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में जो रिलेशन है वो है E=h टाइम्स फ्रीक्वेंसी या फिर E=h/v। तो जब भी बात होगी एनर्जी की तो आप फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचेंगे, h/v के बारे में सोचेंगे। और जब भी बात होगी इंटेंसिटी की तो आप नंबर ऑफ़ फोटॉन के बारे में सोचिएगा। तब आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे और चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो यहाँ पे इंटेंसिटी को I और एनर्जी को कैपिटल E लिखा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आप। अब इन सभी का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पे, उसी को यहाँ पे लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के फॉर्म में समराइज़ किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हेडिंग जो है ये लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट होते हैं उस इमिशन पे लाइट की एनर्जी का क्या इफ़ेक्ट है, इंटेंसिटी का क्या इफ़ेक्ट है। ठीक है, तो यही सब यहाँ पे समराइज़ किया गया है। अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।